तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाला है भाई। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिससे कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल रहते ही हैं, क्वेश्चंस रहते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है, तो भाई आज हम देखेंगे भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में समझेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा इसको कहते हैं, इसी के बारे में समझेंगे कि क्या है, इसका परिभाषा जानेंगे और इसका टोटल प्रॉपर्टी भी देख लेंगे, सारा का सारा गुण भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। हम लोग का हेडिंग है भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। क्षेत्र को हटा दो, बल। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, या अगर बल कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस। तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इसको शॉर्ट में कहते हैं EFOL। EFOL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ना जी। भाई कोई पूछे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, तो भाई इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पहले ये जान लो। बाबू कोई आवेश है, ये आवेश हम जानते हैं, ये आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये आवेश है बाबू, ये आवेश अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। और बाबू इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइकल फैराडे साहब ने रेखाओं से दर्शाया था। मतलब उन्होंने कहा था कि हम आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को रेखाओं से भी दिखा सकते हैं। तो आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दर्शाने का दूसरा तरीका है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। बाबू इसको विद्युत बल रेखाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई आवेश रखते हैं तो इसी रेखा में ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही बल लगता है, इसीलिए इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो भाई किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत बल रेखाओं का यूज करते हैं। तो भाई ये बात किसने किया था? माइकल फैराडे ने। फैराडे ने बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड को रेखाओं से दर्शाया था। चलो अब आगे हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या है। कहता है किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आवेश है और इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा, हर तरफ, हर जगह, चारों तरफ इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना जी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक होगा। तो कहता है कि अगर कोई धनावेश, समझना, अगर कोई धनावेश इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए स्वतंत्र हो, अगर कोई धनावेश इलेक्ट्रिक फील्ड में चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो धनावेश जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो भाई कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो ये धनावेश जिस रास्ते से होके चलेगा ना, उस रास्ते को, ये रास्ता ही विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो भाई विद्युत क्षेत्र रेखा ये रास्ता है, रास्ते को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई धनावेश, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी धनावेश को रखने से वो धनावेश जिस रास्ते से चल पड़ेगा उस रास्ते को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो भाई विद्युत क्षेत्र रेखा वास्तव में कोई रेखा नहीं होती है, बस आवेश जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलो बाबू ये एक धनावेश लिए, आप बताओ इस धनावेश के चारों ओर कहीं भी इस धनावेश के चारों तरफ यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी कोई दूसरा धनावेश रखें, इस प्लस के चारों ओर कहीं भी दूसरा प्लस रखेंगे तो वो प्लस इस प्लस से किधर जाएगा? दूर जाएगा। इस धनावेश के चारों ओर कहीं भी दूसरा प्लस रखेंगे तो वो प्लस इस धनावेश से निकल करके दूर भागेगा। बाबू अगर इस धनावेश के चारों ओर कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी यहाँ अगर दूसरा धनावेश रख दें तो ये धनावेश किधर भागेगा? ये धनावेश बाबू तुरंत इस प्लस से विकर्षित होकर इस रेखा पर दौड़ा चला जाएगा। और यही रेखा जिस पर
ये धनावेश चल सकता है, इस रेखा को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इस प्लस के चारों ओर बाबू, इस प्लस के चारों ओर अगर यहाँ पे कोई प्लस चार्ज रखें तो ये प्लस इधर भाग जाएगा, यहाँ प्लस रखें तो इधर भागेगा, इधर प्लस रखें तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इस प्लस चार्ज के चारों ओर कहीं भी दूसरा प्लस रखेंगे तो वो प्लस से दूर बाहर की ओर भागेगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्लस चार्ज से इस प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं, टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। तो भाई पहली बात तो हमको पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वो जिस रास्ते से चलेगा उस रास्ते को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बाबू, ये प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज का चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई भी प्लस रखते हैं तो वो बाहर की ओर जाएगा और बाहर की ओर इस रास्ते पे चल पड़ेगा। इसीलिए हम मान सकते हैं कि इस प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। अब देखिए भाई, वही अगर हम बात कर लें प्लस नहीं माइनस की, भाई ये एक माइनस चार्ज है। अब इस माइनस चार्ज के चारों ओर कहीं भी, यहाँ कहीं भी, इस माइनस चार्ज के चारों ओर कहीं भी यहाँ पे अगर कोई प्लस चार्ज रख दें या यहाँ भी प्लस चार्ज रख दें तो ये माइनस चार्ज उस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इस माइनस के चारों ओर कहीं भी प्लस रखें तो ये माइनस उस प्लस को अपनी ओर खींच लेगा, और खींच लेगा तो जो प्लस रखेंगे, कहीं भी प्लस रखेंगे चारों ओर, वो हमेशा प्लस इसी रास्ते पे चलेगा ना जी, इस रास्ते पे चल पड़ेगा और ये रास्ता ही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा। तो भाई कोई पूछे विद्युत क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वो जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बाबू ये बात देखें कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल के अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं, टू इन्फिनिटी, अनंत से आती हैं और ऋणावेश के अंदर समा जाती हैं। तो बाबू पहला चीज़ आप लोग सीख लिए कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और धनावेश से बाहर निकल करके अनंत तक जाती हैं। और बाबू ये धनावेश से निकल करके अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और ऋणावेश में अंदर समाती हैं ना जी, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर अंदर समाती हैं। अच्छा, एक छोटा सा बात पूछेंगे, ये विद्युत क्षेत्र रेखा वास्तव में कोई रेखा है क्या, इस माइनस चार्ज में अंदर रेखा कोई जाके समा रहा है क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं, माइनस चार्ज में कोई रेखा नहीं समा रहा है। वास्तव में ये रेखा और कुछ नहीं है, ये वो रास्ता है जिस रास्ता पे कोई धनावेश चल सकता है अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये वास्तव में कोई रेखा होता है, ये वास्तविक नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक होती हैं। ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये याद रखिएगा। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और अंदर समाती हैं। तो चलो भाई ये तो जान लिए। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण देखते हैं एक एक करके। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण, सबसे आसान गुण, पहला गुण तो हम पहले ही जान गए कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। इस धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं, ये अनंत है, अनंत से आती हैं और ऋणावेश के अंदर समा जाती हैं। नहीं जी, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं और अंदर समा जाती हैं। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो भाई हमने यही नहीं देखा कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में अंदर समाती हैं। बहुत अच्छा बाबू, इसी में कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे धनावेश से बाहर निकली, ऋणावेश में अंदर समाई। अगर मान लो अकेला प्लस चार्ज हो तो केवल बाहर निकलेगी, अकेला माइनस चार्ज हो तो केवल अंदर आके समाएगी।
सी नंबर, मान लो कि अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज काफ़ी पास हो, प्लस और माइनस काफ़ी पास हो, तो बाबू अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू पास होता है तो इस दोनों चार्ज को मिला के डाईपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो भाई अगर प्लस और माइनस दोनों रहेगा तो हमें पता है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में समाती है, तो प्लस से निकलेगी माइनस में समा जाएगी। ये प्लस से इधर निकलती, इधर निकल के इधर जाती, लेकिन ये माइनस उस जाने वाली रेखा को अपनी ओर मोड़ करके अपने में प्रवेश करा लेगा। तो हमें पता है कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में समाती हैं, प्लस से निकलती है माइनस में समाती है, प्लस से निकलती है माइनस में समाती है। भाई प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और भाई माइनस में आके समाती हैं, प्लस से निकलती हैं भाई और माइनस में आके विद्युत क्षेत्र रेखाएं समाती हैं। भाई प्लस से निकलती है, प्लस से निकलती है, प्लस से निकलती है, प्लस से सारी रेखाएं निकलती ही है और बाबू ये रेखाएं माइनस में आके समाती है, समाती है, समाती है, माइनस में आके बाबू समाती हैं। तो अगर प्लस और माइनस चार्ज रहेगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होंगी। तो बाबू ये है डाईपोल। डाईपोल में प्लस और माइनस चार्ज पास होते हैं, तो डाईपोल के कारण बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न यही होगा। और जान लो, ये प्लस और ये माइनस यहाँ रखोगे ना और यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे ना, तो ये धनावेश इस प्लस से विकर्षित होकर के इस रास्ते से होकर के प्लस से किधर भागेगा, माइनस की ओर भागेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वो जिस रास्ते से चलेगा, जिस रास्ते से चलेगा, जिस रास्ते से चलेगा, उस रास्ते को ही बाबू विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो अगर अकेला कोई धनावेश हो तो अकेले धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं बाहर और अनंत तक जाती हैं, और अकेला कोई ऋणावेश हो तो अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है और उस अकेले ऋणावेश में समाती हैं। बाबू अगर केवल और अगर केवल प्लस और माइनस दोनों एक साथ हो, अगर प्लस और माइनस यानी डाईपोल हो, तो प्लस से निकलती है और माइनस में समाती हैं। डी नंबर, अगर ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, बाबू दोनों अगर प्लस चार्ज हो तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, लेकिन ये वाली इधर नहीं जाएगी और इससे भी इधर निकलेगी, और ये वाली इधर और ये वाली इधर काटेगी नहीं। ये जब निकलती है तो ये इस तरह चली जाती है, ये भी जब निकलती है तो ये काटती नहीं है, इधर चली जाती है। प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऐसे बिना काटते हुए चली जाती है। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, 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 निकलेंगी। भाई प्लस से रेखाएं तो निकलबे करेंगी, तो प्लस से निकलेगी, 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 प्लस से रेखाएं भाई क्या होंगी, निकलेंगी। प्लस से रेखाएं निकलती हैं तो प्लस से रेखाएं हर जगह निकलेंगी बाबू, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगी कि एक दूसरे को काटें। तो भाई जितने भी प्लस चार्ज से दोनों प्लस से रेखाएं निकली और बाबू बिना काटते हुए इस तरह चली गई। अच्छा, बीच में अगर देखो तो बीच में कोई रेखा नहीं गुजरी, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ से कोई रेखा नहीं गुजरी है। तो बीच में दो प्लस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अच्छा भाई, दोनों प्लस है तो निकल रहा है। अगर यही दोनों प्लस के बजाय माइनस और माइनस रहता तो माइनस माइनस में क्या होता, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती नहीं, माइनस में अनंत से आती और माइनस में समाती, और बस ये तीर जितना भी बाहर है ना, वो सारा तीर अब अंदर हो जाता। कब? जब दोनों माइनस रहता तब। ठीक है, बहुत अच्छा भाई, ये तो समझ में आ चुका है। अब अगर बात करें हम बाबू ई नंबर की, तो देखिए मान लो बाबू ये एक बड़ा सा धनावेश है और ये छोटा सा ऋणावेश है। ये इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसका मात्रा कम है। ये बड़ा सा धनावेश है, ये छोटा सा धनावेश है। तो ये हमें तो पता है कि प्लस से रेखाएं निकलती हैं और माइनस में समाती, तो प्लस से निकली माइनस में समाई, प्लस से निकली माइनस में समाई, प्लस से रेखाएं निकलेंगी माइनस में समाएंगी, प्लस से रेखाएं निकलेंगी माइनस में समाएंगी। बाबू जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस, उतना के प्लस से वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बेस ही है ना, ये वाला आवेश माइनस कम है, तो जितना माइनस से जितना प्लस बैलेंस हो जाएगा उतनी रेखा तो प्लस से निकल करके माइनस में चली जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो प्लस है, ये बड़ा चार्ज है जो एक्स्ट्रा, इस माइनस क्यू
और ये प्लस कैपिटल क्यू, तो माइनस क्यू है तो ये प्लस स्मॉल क्यू का तो जो फ्लश को होगा या प्लस स्मॉल क्यू की जो रेखा होगी वो बाहर निकल करके वो माइनस में चली जाएगी। लेकिन ये चूँकि बड़ा चार्ज है ना, तो इसकी जो एक्स्ट्रा रेखाएं होंगी वो कुछ एक्स्ट्रा रेखाएं अनंत तक चली जाएंगी। तो बाबू चूँकि ये बड़ा चार्ज है तो इसकी पूरी की पूरी रेखाएं इसमें नहीं जा पाएंगी, कुछ रेखाएं अनंत तक भी चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा कब, जब एक बड़ा चार्ज हो और एक छोटा सा चार्ज हो। तो भाई पहला प्रॉपर्टी तो हम जान चुके हैं। चलिए अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं वास्तविक नहीं है बाबू। ये विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से जो रेखा निकल रही हैं, ये रेखा वास्तविक रेखा नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आवेश से कोनो रेखा टाइप का निकलता, रेखा टाइप का नहीं निकलता। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तविक नहीं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, और इन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इन्हीं रेखाओं से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। याद रहेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू काल्पनिक होती हैं और इन्हीं से मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है। ठीक है, चलो भाई तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा क्या है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में बाबू, ये प्लस चार्ज है। विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा वास्तव में एक तरह का रास्ता है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये रेखा वास्तव में एक तरह का क्या है, रास्ता है, जिस पर कोई धनावेश चल सकता है अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा वास्तव में एक तरह का रास्ता है जिस पर कोई धनावेश चल सकता है अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, बहुत अच्छा। तीन प्रॉपर्टी तो हम लोग देख लिए। अब बाबू चौथी नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। आराम से हम लोग सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। भाई चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी भी आवेशी चालक के सतह से, बाबू कोई भी ये चालक है बाबू, चालक यानी कंडक्टर, और ये चालक आवेशित है। इस पर प्लस चार्ज चाहो तो प्लस दे दो, माइनस चाहो तो माइनस दे दो। ये कोई धनावेशित चालक है और धनावेशित चालक से, भाई धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा तो बाहर निकलेंगी, लेकिन धनावेशित चालक के सतह से बाबू, किसी आवेशित चालक के सतह से जो रेखाएं निकलेंगी, इसके चालक के सतह से जो रेखा निकलती है वो सतह से लंबवत निकलती है, सतह से 90 डिग्री पर निकलती है। बाबू इस चालक के सतह पर से जो रेखा निकलेंगी न, वो सतह से लंबवत निकलेंगी। सतह से जो रेखा निकलती है वो सतह के लंबवत। किसी चालक के सतह से, किसी आवेशित चालक के सतह से जो रेखाएं निकलती हैं वो सतह के लंबवत ही निकलती है। इस तरह टेढ़ी हो जाएंगी चल के, लेकिन सतह पर से जब निकलेंगी तो यहाँ पे लंबवत ही निकलेंगी। तो बाबू एक प्रॉपर्टी नई हमको देखने को मिली कि किसी भी आवेशित चालक के सतह से, किसी भी आवेशित चालक के, इस पर धनावेश है, किसी भी आवेशित चालक के सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत रूप से निकलती हैं, तिरछे ढंग से नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। भाई पांचवी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, ये रेखा वास्तविक नहीं है, ये रेखा तो काल्पनिक होती है। बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इसीलिए इनकी संख्या का पूर्णांक होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं होगा कि किसी आवेश से एक ही गो रेखा निकलेगा या दुए को निकलेगा, तीने को निकलेगा, चारों को निकलेगा, पाँचों को, छवें को, सातों को, आठों को निकलेगा। किसी आवेश से बाबू 8.5 रेखा भी निकल सकती है, क्योंकि ये वास्तव में ये वास्तविक नहीं होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं वास्तविक रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। और काल्पनिक चीज़ का मान कुछ भी हो सकता है। भले हम किसी आवेश से 8.5 गो रेखा को निकलता हुआ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी संख्या पूर्णांक ही हो। तो भाई पांचवी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। छठी नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। भाई छठी नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी आवेश से,
किसी भी आवेश से बाबू निकलने वाली रेखाओं की संख्या उसके मैग्नीट्यूड के सीधे समानुपाती होता है। तुम सपोज करो, मान लो कि 1 कूलम का आवेश है बाबू, मान लो 1 कूलम का आवेश है और मान लेते हैं कि 1 कूलम के आवेश से सिर्फ 4 रेखा निकल रही है। सही पूछो तो 1 कूलम के आवेश से बहुत ज़्यादा रेखा निकलती है। कितनी निकलती है वो हम गॉस थ्योरम से पता लगा सकते हैं। खैर करेंगे भी, कितनी निकलेगी वो बाद में पता करेंगे। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि 1 कूलम के आवेश से मान रहे हैं कि 4 गो रेखा निकल रही है। 1 कूलम के आवेश से 4 गो रेखा निकल रही है, तो अगर आवेश दुगुना करेंगे, 2 कूलम कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो अब 4 रेखा नहीं निकलेगी, 8 रेखा निकलेगी। क्यों? क्योंकि आवेश की मात्रा डबल तो रेखाएं भी डबल। बाबू सपोज किया हमने कि 1 कूलम के आवेश से 4 गो रेखा निकल रही है, तो आवेश दुगुना करेंगे तो रेखाएं भी डबल हो जाएंगी, 4 दूना 8 रेखाएं। अगर 1 कूलम से 4, 2 कूलम से 8, 3 कूलम से 12, 4 कूलम से 16, यानी कह रहा है कि किसी भी आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या, किसी भी आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ लाइन्स n जो होता है, उस आवेश q के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी भी आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या n आवेश q के सीधे समानुपाती होता है, n समानुपाती q। तो n बराबर k इंटू क्यू, तो n बराबर के क्यू। अच्छा बाबू, अगर पहले आवेश की बात करें तो पहले आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या n1 और दूसरे से निकलने वाली रेखाओं की संख्या n2। पहले से n1 बराबर होगा k इंटू Q1 और n2 बराबर k इंटू Q2। k से k कट जाएगा तो n1 बाई n2 बराबर Q1 बाई Q2। यानी बाबू दो आवेशों से निकलने वाली रेखाओं की संख्याओं का अनुपात जो होता है उन दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूडों के अनुपात के बराबर होता है ना जी। चलो, समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी बाबू, 7वीं प्रॉपर्टी कहती है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू, धनावेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सीधी होती हैं। बाबू ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र यानी टेढ़ी भी हो सकती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू सीधी और वक्र दोनों हो सकती हैं। क्यों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड को ही नहीं दर्शा रहा है बाबू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दर्शा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं और बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र भी हो सकती हैं। बहुत अच्छा। 8वां प्रॉपर्टी है बाबू, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये जो रेखा है ना, ये रेखा कभी बंद लूप, ये बंद घेरा नहीं बनाती है। ये इस तरह बंद घेरा इस तरह जाके इसी तरह आ जाए नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप, बंद घेरा ऐसे बनाती ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुली होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। तो भाई 8वां भी हो गया। अब जिसका इंतजार था 9 नंबर का, वो हम बता रहे हैं भाई। 9 नंबर कहता है जी कि 1 कूलम के आवेश से, 1 कूलम के आवेश से कितनी रेखाएं निकलेंगी। ये 1 कूलम का आवेश है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी, 1 कूलम के आवेश से कितनी रेखाएं निकलेंगी। तो वो नंबर ऑफ लाइंस, किसी भी आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस, कितनी रेखाएं निकलेंगी इससे, नंबर ऑफ लाइंस n जो होता है फ्लक्स साई के बराबर होता है। नंबर ऑफ लाइंस, किसी भी आवेश से निकलने वाले रेखाओं की संख्या n फ्लक्स साई के बराबर होता है। और बाबू इस साई का मान होता है q बटा एप्साइलन जीरो। q है आवेश और आवेश कितना कूलम लिए हैं यहाँ, 1 कूलम है। आवेश कितना है, हम 1 कूलम के लिए देख रहे हैं 1, तो 1 बटा एप्साइलन जीरो कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻−12। तुम बाबू सॉल्व कर लो, 10⁻−12 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻12 और 10⁻12 को लिख सकते हो, 10⁻−12 ऊपर जाएगा 10⁻12, 10⁻12 को लिखो 10 गुणे 10⁻11 और बटा नीचे 8.85। n बराबर निकालोगे तो तुमको आ जाएगा, इतना में इतने से भाग दे दोगे 1.12 गुणे 10⁻11 रेखा। तो बाबू इतनी रेखाएं निकलेंगी। अच्छा 10⁻11 का मतलब क्या, 1.12 गुणे 10⁻11 मतलब 0.11 अंक बाहर जाएगा तो 112
तो 0.2 अंक गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतनी रेखाएं बाबू। तो एक कूलाम के आवेश से इतनी रेखाएं बाहर निकलती हैं। कोई पूछे एक कूलाम के आवेश से, एक कूलाम का धनावेश ले लें तो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं? एक कूलाम के आवेश से इतनी रेखाएं बाहर निकलती हैं। तो बाबू किसी भी आवेश से निकलने वाली रेखा की संख्या n फ्लक्स के साई के बराबर होता है, और साई का मान होता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू एक कूलाम का आवेश देखना था तो क्यू एक कूलाम और एप्सिलॉन जीरो इतना कर दिए तो इतना हो गया। तो भाई 9 नंबर प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 10वां गुण देखेंगे। भाई विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 10वां गुण देखिए बाबू, जान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक, ये है चालक, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के रास्ते में, इस विद्युत क्षेत्र रेखा के रास्ते में कोई चालक आ जाए तो वो चालक में एब्सेंट हो जाती हैं और फिर दूसरे तरफ प्रेजेंट हो जाती हैं। कैसे दूसरे तरफ प्रेजेंट होती हैं वो सब हम लोग आगे समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो बाबू एक बात तो हमारे दिमाग में आ ही गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक पदार्थ के भीतर में प्रवेश नहीं करती हैं क्योंकि चालक पदार्थ के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब रेखाएं वहां पे होंगी ही नहीं। बाबू 10 नंबर हो गया। अब देखिए 11 नंबर। भाई 11 नंबर कहता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह हैं और अचानक ये कहीं टूट नहीं सकती हैं। अचानक विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे टूट नहीं सकती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अचानक विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह हैं, अचानक ये टूटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस होती हैं। अब आप कहोगे यहाँ क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है ये बाद की बात है, ठीक है। यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है लेकिन एक उल्टी रेखा इधर जा रही है, वो बाद में बताएंगे। बाबू याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचानक टूट करके फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अचानक टूट करके फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती हैं। ये 11 नंबर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए 12 नंबर प्रॉपर्टी। बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 12 नंबर गुण क्या कहता है? 12 नंबर प्रॉपर्टी कहता है जी कि विद्युत क्षेत्र रेखा अगर आपको यहाँ पे दिया हो तो बाबू मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। तो बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं टेढ़ी रेखाएं हम दिखा दिए हैं। बाबू विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर अगर इंटेंसिटी देखा जाए, विद्युत क्षेत्र रेखा के अगर इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा, इंटेंसिटी की दिशा देखी जाए तो इस बिंदु पर हम इस रेखा के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की दिशा बताएगा। अगर हमको इसी रेखा के इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा तो इस रेखा के इस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पर्श रेखा खींच देना होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई टू वेक्टर। अगर हमको इस रेखा के इस बिंदु पर, इस रेखा के इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु किसी भी बिंदु पर हमको अगर इंटेंसिटी की दिशा, इंटेंसिटी ई वेक्टर की दिशा निकालनी है तो उस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा बस खींच देंगे और स्पर्श रेखा खींच देंगे तो पता चल जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा के उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बतलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर इधर है तो यहाँ पे अगर आवेश भी कोई रखेंगे प्लस तो उस पर बल भी इधर ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही बल लगता है। तो भाई ये तो समझ में आ गया। भाई अब 13 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 13 नंबर प्रॉपर्टी। भाई कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, भाई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। बाबू ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा पहली और दूसरी, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट ही नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। एक्चुअली होगा क्या, अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखाएं काटेंगी तो दोनों रेखाओं के हिसाब से अगर इस बिंदु पर अगर हम पहले रेखा के हिसाब से अगर इस बिंदु पर
स्पर्श रेखा खींचे तो पहले रेखा के हिसाब से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा E1 वेक्टर इधर होगी, और दूसरे रेखा के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा E वेक्टर, E1 नहीं, दोनों को E ही कह दें। तो बाबू दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी कभी काट ही नहीं सकती, क्योंकि काटेंगे तो इस कटान बिंदु पर पहली रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली रेखा के हिसाब से इधर होगा, और दूसरी रेखा के हिसाब से, ये दूसरी रेखा के हिसाब से अगर खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि काटेंगी दो रेखाएं तो कटान बिंदु पर पहली रेखा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और दूसरी रेखा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूसरे पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर होगा। तो एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, दो दिशा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही को दिशा होता है, दो दिशा नहीं होता है। तो भाई ये तो समझ में आ गया 13 नंबर। भाई अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 14वां प्रॉपर्टी। भाई 14वां प्रॉपर्टी कहता है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, भाई यहाँ पे देख रहे हो, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ताकत ज़्यादा होगा। देखो जी, यहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया, ये एक छोटा सा एरिया लिए हैं, छोटा सा ये एरिया लिए हैं, तो इस छोटे से एरिया से एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, इस छोटे से एरिया से यहाँ पर पांच रेखा गुजर रही है। इतना ही बड़ा एरिया अगर हम यहाँ पे ले लें तो उतना ही बड़े एरिया से यहाँ पे पांच नहीं, यहाँ पे बस दो ही रेखा गुजर रही है, यहाँ पे पांच रेखा गुजर रही है, यहाँ पे दो रेखा गुजर रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा रेखा गुजर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E1 वेक्टर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E2 वेक्टर कम होगा। तो यहाँ पे इसको लंबे वेक्टर से दिखाए हैं ना जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E1 ज़्यादा होगा, क्यों? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्यों बाबू? क्योंकि इतना ही एरिया से यहाँ पे पांच रेखा गुजर रही है, और यहाँ पे उतने ही एरिया से बस दो रेखा गुजर रही है। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ रेखाएं बाबू पास पास होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E1 ज़्यादा होता है, और जहाँ रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। तो यहाँ पे E1 ज़्यादा होगा और E2 कम होगा। तो भाई 14 नंबर प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 15वां प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। भाई जान लीजिए 15 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के दिशा में सिकुड़ती हैं। बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये लंबाई की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ना चाहती है। ये तने हुए रबड़ जैसा व्यवहार करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई की दिशा में बाबू सिकुड़ना, ये इधर और ये इधर सिकुड़ना चाहती हैं, और यही कारण है कि असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। देखो कैसे बाबू, अगर ये प्लस चार्ज ले लें, ये माइनस चार्ज ले लें, तो ये तो क्लियर है कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, और धनावेश से रेखाएं निकल करके ऋणावेश में समाएंगी। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ऋणावेश में समाती है। धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ऋणावेश में समाती है। धनावेश से बाबू विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ऋणावेश में समाएंगी। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ना बाबू, ये रेखाएं अपने लंबाई की दिशा में सिकुड़ती हैं। ये रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, ये रेखा, ये जितनी भी रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में सिकुड़ती है, इधर सिकुड़ती है, तना हुआ रबड़ जैसा व्यवहार करता है। अगर ये रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा अपने लंबाई की दिशा में सिकुड़ना चाहेगा, तो ये रेखा इधर सिकुड़ना चाहेगा और ये इधर सिकुड़ना चाहेगा, जिससे असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। असमान आवेशों के बीच बाबू आकर्षण बल लगता है। तो सही पूछो तो विद्युत क्षेत्र रेखा, ये वाले विद्युत क्षेत्र रेखा अपने लंबाई की दिशा में सिकुड़ना चाहती हैं, जिसके वजह से असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है ना जी।
अब ये 15 नंबर प्रॉपर्टी हो गई। 16 नंबर प्रॉपर्टी देखिए भाई। 16 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के दिशा में तो सिकुड़ती हैं लेकिन लंबाई के लंबवत विकर्षित करती हैं। भाई अगर ये प्लस चार्ज हो, ये भी प्लस चार्ज हो, तो प्लस से रेखाएं इधर निकलती है, प्लस से रेखाएं इधर निकलती है, प्लस चार्ज से रेखाएं इस तरह निकल करके फैलती है ना जी। प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर बाहर निकलती हैं। और बाबू ये प्लस चार्ज से ये रेखाएं निकली है, प्लस चार्ज से ये रेखा निकली तो इधर नहीं गई है, ये इधर नहीं गई है, एक्चुअली ये इधर चली गई है, ये इधर चली गई है। और ये दोनों रेखा अपने लंबाई के दिशा में नहीं, अपने लंबाई के लंबवत, अपने लंबाई के लंबवत ये रेखा, ये वाली रेखा इसको विकर्षित करती है और ये वाली रेखा इसको विकर्षित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा ये और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये वाली रेखा इसको विकर्षित करेगी और ये वाली रेखा इसको विकर्षित करेगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत, अपने लंबाई के दिशा में नहीं, लंबाई के लंबवत विकर्षित करती हैं और विकर्षित करती हैं। इसीलिए समान तरह के आवेशों के बीच विकर्षण बल लगता है। कौन सा बल? विकर्षण बल। तो भाई इस तरह हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का 15 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया। तो भाई आशा करते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भाई याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखा एक तरह का रास्ता है। विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रास्ता है जिस पर कोई धनावेश चल सकता है अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो। और बाबू ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, और सही पूछो तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा रेखा है, ये रास्ता है जिस पर कोई धनावेश चल सकता है ना जी। ओके, थैंक यू।